गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और ये फिजिक्स पार्ट है। ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और इसमें जितने भी मैं ये टॉपिक्स कराऊंगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से रिलेटिव। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और बोर्ड में अच्छा करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है? तो इसमें लिखा है, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ए फिजिकल फिनोमिना कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी। ठीक है, यानी कि कोई भी, अगर हम मान लो सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी आ जाती है, तो हम ये बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो चुका है। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। जो उसमें इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं, ठीक है ना, बाय कंडक्शन। बहुत सारे तरीके होते हैं चार्ज को उसमें प्लेस करने के लिए। तो चार्ज, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज होती है वो बॉडी। और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हम बोलेंगे कि उसमें जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। ठीक है ना, तो उसको हम चार्ज बोलते हैं। बेसिकली एक फिनोमिना हो गया किसका, मटेरियल का, किसी ऑब्जेक्ट का। उसके बाद इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो चार्ज होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो कुलाम होता है। ठीक है। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये जो चार्ज होता है किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना, किसी मटेरियल के अंदर, वो किसके कारण होता है, उसका मेन रीजन क्या है? तो होता क्या है, हम जानते हैं जैसे कि कोई भी मटेरियल है, ठीक है ना, वो एटम से मिलकर बना होता है। और जो एटम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो एटम्स जो मिलकर बना होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस वाले पार्ट में रहते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं। अब जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिवली, उसका जो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो उसके पास चार्ज होता है 1.602 इंटू में 10 के पावर माइनस के 19 कूलाम। इतना चार्ज प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिवली। जो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उन पर कोई चार्ज नहीं होता, हम जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर भी मैग्नीट्यूड में उतना ही चार्ज होता है, बट इस पर नेगेटिव चार्ज हम मानते हैं। तो -1.602 इंटू में 10 के पावर माइनस के 19, और कुलाम जो है वो यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको नंबर्स याद रखने हैं, 1.60 इंटू में 10 के पावर 10 माइनस के 19, या आप इसको सिर्फ इतना भी याद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, 1.6 इंटू में 10 के पावर माइनस के 19। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है? तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पहले तो फ्लो जो होता है वो कंडक्टर्स में होता है ना। और कंडक्टर में क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो जो एटम्स होता है, उस एटम्स को अगर हम कुछ एनर्जी दे दें, तो वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो वो एनर्जी के कारण वो उसमें और तेजी से रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है, और रिवॉल्व करता करता उस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को जो अपने एटम्स को छोड़ देता है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो सब्सटेंस में से बाहर नहीं आता, रहता वो उस मटेरियल के अंदर, कंडक्टर के अंदर ही है, सब्सटेंस के अंदर ही है, बट क्या होता है वो एटम से बाहर आ जाता है। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन, अब किसी भी मटेरियल को अगर हम ले, उसमें काफी सारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम होते हैं, लाखों मिलियन ट्रिलियंस होते हैं। अगर हम उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसमें से कितने हो जाएंगे, लाखों इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, ठीक है ना, जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं किसी कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट पर, तो उनके कारण उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है। ठीक है ना। और उस फोर्स के कारण वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो चार्ज फ्लो करते हैं तो उस चार्ज के फ्लो होने को हम बोलते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। करंट का मतलब होता है धारा, तो बहना। जैसे वाटर करंट है, वाटर करंट पानी फ्लो करता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये देखो ये वाटर करंट है। इसी प्रकार जब चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो जैसे कि ये देखो, ये एक यहाँ पर हमको डायग्राम दे रखा है, इसमें ये कंडक्टर है, और इसके ये दोनों एंड पर ये एक मान लेते ए पॉइंट है, ये एंड ए है, ये बी है, और ये एक बैटरी लगा रखी है। इसमें माइनस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ऐसे मूव करते हुए
वो सीधा ऐसे होते हुए प्लस के तरफ एंटर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बी से किधर की तरफ जा रहा है, ए से, ए की तरफ। तो हम बोलेंगे देखो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बी से ए जा रहा है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमको किधर से किधर जाता हुआ ऑब्जर्व होगा, ए टू बी जाता हुआ नजर होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। वैसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, बट हमको जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाता है तो प्लस दूसरी डायरेक्शन में जाता हुआ फील होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ए से बी इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉजिटिव चार्ज को, या हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। पर यूनिट टाइम, अब इस यहाँ पर हमने क्या एक डेफिनेशन बना दी इलेक्ट्रिक करंट की, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू ए स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए पर यूनिट टाइम। तो देखो ये जो एरिया है, इस एरिया में, ये हमने एक एरिया ले लिया, ठीक है। इस एरिया में से पर यूनिट टाइम, जैसे 1 सेकेंड 1 मिनट में जितना चार्ज इधर फ्लो होगा, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसको हम बोलेंगे पर यूनिट टाइम में, कि हम बोले उसको हम बोलेंगे करंट की मैग्नीट्यूड। वो होगा हमारा करंट का मैग्नीट्यूड। करंट क्या होता है बेसिकली, कि चार्ज का फ्लो होना इन कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो जाता है उसी को हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो करंट होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ इसके पास डायरेक्शन भी होती है। वैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम डेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी सॉरी, टेंसर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसके पास डायरेक्शन भी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन तब भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वेक्टर के लॉस को होना चाहिए, मतलब वेक्टर के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को फॉलो करना चाहिए, बट ये वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यानी कि ये देखो प्लस है, तो करंट की डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, ए टू बी होगी, ठीक है, ए से बी की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, बी टू ए, इसका मतलब प्लस चार्ज किधर से किधर जा रहा है, ए टू बी, नेगेटिव माइनस चार्ज किधर जा रहा है, बी टू ए। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन हो गई वो प्लस चार्ज की डायरेक्शन वाली होती है, यानी ए टू बी होती है, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन होती है। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट को हम किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, इसका ये यूनिट होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है करंट को मेजर करने का, क्यू बाई टी। क्यू क्या चीज है, चार्ज, जितना चार्ज फ्लो होगा पर सेकंड में वो हमारा आई की कैलकुलेशन देगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, नीचे लिखा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एंड कन्वेंशनल करंट फ्लो द बैटरी पॉजिटिव टू टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किधर से किधर की तरफ जाता है, प्लस टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या चीज है, तो देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट। यानी एक चार्ज जब इंफिनिटी से एक पॉइंट तक आने में जितना वर्क करता है, जितना कार्य करता है, उसी को हम उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। पर यूनिट चार्ज को एक इंफिनिटी टू वन पॉइंट, है ना, इंफिनिटी से एक पॉइंट तक आने में जितना वर्क करना पड़ता है वो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं किसको, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। और वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डब्ल्यू क्या चीज है, वर्क, और अपॉन में क्या है, क्यू, यानी कि पर यूनिट कूलाम चार्ज एक पॉइंट से इंफिनिटी टू वन पॉइंट तक आने में जितना काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज, ठीक है। और इसको हम जो मेजरमेंट करते हैं वो एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, है ना, गैल्वनोमीटर से भी करते हैं, ये पोटेंशियोमीटर होता है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर के दो एंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल को डिफरेंस पोटेंशियल को फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, तो देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी टू वन पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज को, उसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, ये है इन्फिनिटी टू वन पॉइंट, वो है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इस कंडक्टर में यह है, अगर इस पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक या ए से बी तक चार्ज को फ्लो होने में जितना वर्क करना पड़ता है, पर यूनिट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है, वो उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा ए पॉइंट का, बी का अलग होगा, इन दोनों के डिफरेंस को भी पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास, इस ये तो आपने देख लिया, इसको किससे मेजर करेंगे, इसको एक पोटेंशियोमीटर से। तो अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो जूल पर कुलाम। तो देखो, इसका जो वर्क है उसका जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है, कुलाम होता है। तो इसका यूनिट क्या बना, जूल पर कुलाम। ये एसआई, ये हमारा जो है, इस तरह से एसआई यूनिट होता है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। और जूल पर कुलाम ना हम यूज करके इसका ऐसा यूनिट वोल्ट भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। ठीक है ना। इसको जूल पर कुलाम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो हमने इसका जूल पर कुलाम बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बार बार इसको लिखना पढ़ना, तो इसीलिए हमने इसका क्या यूनिट बना दिया, वोल्ट, सिंपल है। नेक्स्ट इसके बाद है, इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट accomplished using a device as, now as voltmeter। यानी कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जिस डिवाइस से नापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक वोल्ट मीटर, उसमें दो, एक ब्लैक और एक रेड पॉइंट्स होता है, ये प्लस टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इन दोनों में एक वायरिंग होती है, और उस वायर को किसी कंडक्टर में, मान लो कोई कंडक्टर है, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, या इसमें आप देखें, ये है। तो हम एक पॉइंट को इधर लगाते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एमीटर द्वारा। तो एक पॉइंट को तो हम यहाँ लगा देंगे, रेड वाले को, और ब्लैक वाले को इधर लगा देंगे, तो उसमें एमीटर में एक रीडिंग आएगी, है ना। उस ये जो सुई है ये डिफ्लेक्ट होगी, और डिफ्लेक्ट जिस नंबर पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, हम इसको बता देंगे कि इतना क्या हो चुका है यहाँ पर। ये हमको शो करता है कितने वोल्टेज इसके अंदर है। ठीक है, ये आप अपने घर में जो हमारा समरसेबल वाला जो मीटर वो होता है, पैनल होता है, उसके आप अंदर देख सकते हैं, एक ऐसा पैनल बना हुआ होता है, उसमें उसके एक रेड बटन को आप दबाओगे तो वो सुई अब जाती है, तो वो क्या क्या दिखाता है, एक वोल्टेज दिखाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो डेफिनेशन में लिखा है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज एंड अनब्रोकन लूप दैट facilitates that flow of electric current. It's comprised diverse component such as a current source like a cell, battery, a load में जो होता है वो बल्ब है, any applications है, switch for opening and closing the circuit, a fuse and interconnection wires, interconnecting wires टिपिकली कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द कॉपर। ठीक है ना। तो सर्किट जो होता है वो इस तरह का होता है, एक क्लोज होता है ये पूरा, इसमें एक बैटरी लगी होती है, ठीक है ना, इसमें एक की लगी होती है ऑन ऑफ करने के लिए, और इसके अंदर हमारे जो लोड्स लगे होते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, ये सारे हमारे लोड्स कहलाते हैं। तो ये एक पूरा क्लोज सर्किट बनता है, प्लस से स्टार्ट होता है, और इसके बीच में ये पूरा कंडक्टर है, उसके बीच में हम लोड लगाते हैं, की लगाते हैं, तो ये सारा जो पूरा सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना। अब व्हेन द स्विच क्लोज, अगर हम स्विच को क्लोज करते, द सर्किट टर्मिनल इज क्लोज सर्किट, तो हम ये बोलेंगे तो सर्किट जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। और अलाउ द करंट फ्लो, और वो किसको फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट को। जैसे देखो ये आपको चीज दिख रही है, इसको आप ऊपर की तरफ उठाओ, तो आप देखोगे ये वार और ये वार का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो आप ये बोलोगे कि ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, क्या कहलाएगा, ओपन। अब जैसे इस वाले की को ये दिख रहा है, इसको ऐसे उठा के नीचे की तरफ करेंगे, देखो अब ये जो करंट है यहाँ से ऐसे जाएगा, बल्ब से होता हुआ ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे मूव करता हुआ माइनस में चला जाएगा। तो हम ये बोलेंगे इस समय हमारा जो सर्किट है वो क्लोज हो चुका है। तो जब सर्किट क्लोज होगा उस समय करंट फ्लो होगा, और जब सर्किट ओपन होगा, ठीक है ना, तो इसमें करंट फ्लो होना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है ना, बंद हो जाएगा। उसके बाद सर्किट डायग्राम क्या है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं,
या फिर इसके डायग्राम बनाने होते हैं, तो इस डायग्राम को बनाना डिफिकल्ट होता है, तो हमने इसके लिए एक शॉर्ट तरीका देखा है। इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट के डायग्राम बनाते हैं। हेलो। हेलो। जी मैम। फोन मैम साइड में रखा हुआ था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ। हाँ बस थोड़ी सी रह गई, साइन करता हूँ तुम्हें। अच्छा, मैं वो फिजिक्स की वो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो इसलिए फोन साइड में रखा था, साइलेंट में पता नहीं चला। मैथ वाले सचिन आया था बस, और कोई नहीं आया था। हाँ उसका पेपर अच्छा गया, वो तो कह रहा था भैया सब अच्छा है सारा। हाँ नालायक तो कोई नहीं आया, एक भी नहीं बटेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो सर्किट डायग्राम के बारे में, तो सर्किट डायग्राम क्या है, तो हमने ना कुछ सिंबल्स बनाए। तो ये सर्किट डायग्राम क्या होता है, इट इज ए विजुअल डिपिक्शन ऑफ सर्किट वेयर इन वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हम इसको ड्रॉ तो नहीं कर सकते ऐसे, बैटरी जैसे ये बैटरी बनी हुई है ऐसी बैटरी बनाएंगे, तो हमने क्या किया, इनके लिए कुछ सिंबल्स बनाए। जैसे हम जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम बैटरी को इस तरह से दिखाएंगे। इस तरह से नहीं बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, जैसे आप साइड में आप देख रहे हैं। एन इलेक्ट्रिकल सेल, ये जो है सेल को हम इस तरह से दिखाएंगे, एक बड़ा सा डंडा ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा डंडा ड्रॉ करेंगे, और बड़े वाले को प्लस और माइनस वाले को, छोटे वाले को माइनस लेंगे, ठीक है। दूसरा है, अगर हमारे पास सेल ना होकर बैटरी हो। बैटरी बेसिकली क्या होती है, सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। छोटे छोटे सेल से मिलकर क्या बनती है, बैटरी बनती है। इसलिए आप देखो बैटरी जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, सेल का। तो एक देखो, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, बैटरी है, ठीक है ना। तो इसमें एक बड़ा डंडा एक छोटा सा डंडा शुरू करेंगे, फिर बड़ा फिर छोटा, इस तरह से। तो जो बड़ा वाला है वो प्लस को शो करेगा, और जो छोटा वाला है वो माइनस को शो करेगा, तो ये बैटरी के लिए सिंबल है। उसके बाद की के लिए हम यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई की होगी वो ओपन होगी, तो इस तरह से सिंबल बनाएंगे। और क्लोज के लिए हम इस तरह से बनाएंगे, बीच में डॉट लगा देंगे, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि जो है वो क्या है, क्लोज है। उसके बाद जॉइंट वायर, अगर देखा होगा आपने हमारे घर में, एक जॉइंट होता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वायर्स जा रहे होते हैं। एक फैन के लिए जा रहा होता है, एक बल्ब के लिए जा रहा होता है, ठीक है ना। एक अदर चीज के लिए जा रहा होता है, तो इस तरह से जॉइंट होता है, वो हम इस तरह से दिखाएंगे कहीं भी। सर्किट जब बनाएंगे तो जॉइंट होगा तो इस तरह से दिखाएंगे। उसके बाद वायर क्रॉसिंग, एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस करता है, क्रॉस करता है, टच नहीं करता, तो इसलिए हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है ना। देखो ये ऐसे वायर चला गया, और ये ऊपर इसके ऊपर से होता हुआ इस तरह से चला गया, तो ये हमारा क्रॉसिंग वायर दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जो बल्ब हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने बल्ब ऐसे बना रखा है, तो आपको क्या करना है, जब डायग्राम बनाएंगे तो इलेक्ट्रिकल बल्ब को इस तरह से बनाएंगे, या तो आप इस तरह से बनाना, या फिर इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर रेसिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो रेसिस्टेंस के लिए हमने ये डायग्राम इस तरह से बनाना है। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टर, अब एक रियोस्टर भी होता है, ठीक है ना, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो रियोस्टर के लिए हम कैसे करेंगे, ऐसे रेजिस्टेंस बनाएंगे, उसके बाद ऐसे एरो बना देंगे, या फिर इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से एल टाइप में एरो बना देंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए है, रियोस्टर के लिए है, जो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने के लिए काम आता है। उसके बाद है एमीटर। एमीटर जो है जिसमें हम क्या करंट को मेजरमेंट करते हैं, तो करंट को हम एमीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो उसके लिए ऐसे गोला सा बनाएंगे, उसके अंदर ए लिख देंगे, तो ई से हम समझ जाएंगे एमीटर है, और एक पॉइंट पर प्लस और एक पर माइनस। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो इस तरह से हम एमीटर के लिए सिंबल बनाएंगे। और वोल्ट मीटर के लिए क्या बनाएंगे, सेम एमीटर की तरह बनाएंगे, बस उसके अंदर हम वी लिख देंगे, ठीक है, नोटेशन हमारा वी होगा। इस तरह से हम डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स के लॉ को हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द
दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक करंट। हेलो। घर। कुछ नहीं होता। चावल। काय के होते चावल? सफेद वाले और दाल रखी थी लकी अंदर पर। मम्मी वगैरह में। भाई अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जा बस, मैं फिर बोलता हूँ, या तू बोल दे फिर फोन कर दे। मैं कमरे में उधर। ठीक है। ठीक है। तो कंडक्टर एग्जीक्यूट ए डायरेक्ट proportional to the applied potential difference across its terminal under the condition that physical factor like temperature remain constant। यानी ओम्स लॉ सिंपल सा ये कहता है कि अगर हम एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करें तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक करंट को कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। इसका वाइस वर्सा उल्टा भी होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्ट, इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यानी जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं अक्रॉस द सर्किट, तो उसका इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है उसमें बढ़ती जाती है। कब के लिए? इसमें कुछ कंडीशन याद रखनी है। रिमेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसकी फिजिकल कंडीशन जो है उसको चेंज ना करे, टेम्परेचर चेंज ना करे, प्रेशर चेंज ना करे, ठीक है ना। और उसकी लेंथ चेंज ना करे। उस कंडीशन में ओम्स लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इससे इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। तो यहाँ से बनाए वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है, फिर आर आई आता है, ठीक है ना। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम इक्वल का यूज करते हैं और एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो हमने किसको कांस्टेंट यूज किया? आर, ठीक है ना। यहाँ से ये एक फॉर्मूला होता है वी बराबर आई आर। ये आई बराबर क्या हो गया? वी अपॉन में आर, ठीक है ना। अगर आप आर को यहाँ लाते हैं तो आई कैसे फाइंड करेंगे? वी अपॉन आर करके। और अगर आपको आर फाइंड करना है तो वी, जो आई है वो वी के अपॉन में आ जाएगा, तो आर इक्वल वी अपॉन में आई, वेयर आर इज ए कांस्टेंट, जहां पर आर क्या है? कांस्टेंट है, और यही उस कंडक्टर का क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस, हम बात करते हैं रेसिस्टेंस क्या है। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टर दैट hindrance of resistance the movement of electric charge through it. This property known as resistance. Resistance is a scalar quantity and it is used unit in the international system of unit SI is the ohm denoted by symbol, this symbol है ना, जो इस symbol की वजह इससे रिप्रेजेंट करता है। यानी कि रेसिस्टेंस बेसिकली होता क्या है कि रेसिस्टेंस अपोजिशन होता है। रेसिस्टेंस इज ए अपोजिशन ऑफ द करंट, करंट को अपोज करने वाला, करंट को रोकने वाली जो प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज अपोज, जो उसमें एटम्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में उनको क्या करते हैं? रोकते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि वो मूव करेंगे तो बार बार किससे टकराएंगे? प्लस से टकराएंगे। तो वो रेसिस्टेंस हो। तो हर एक मटेरियल के अपना अपना एक रेसिस्टेंस होता है ना। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं कि रेसिस्टेंस जो है वो अपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होता है। बस आप डेफिनेशन में ये लिख के आएंगे, अपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका इंटरनेशनल जो यूनिट है वो क्या होता है? ओम होता है। ओम बेसिकली एक फिजिशियन का नाम था, उनके नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। और द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑफ सर्वल फैक्टर, और जो रेसिस्टेंस होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो ये देखो, जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ, यानी लेंथ क्या है? द लॉन्गर द कंडक्टर द ग्रेटेस्ट द रेसिस्टेंस। यानी कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, कंडक्टर की लेंथ को अगर इंक्रीज कर दें,
तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई कंडक्टर है, ठीक है, उस पूरे कंडक्टर के अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो जो रेसिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये कंडक्टर है, ये रहा, इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। एरिया, ये एरिया है, इस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी लेंथ को बढ़ाने से रेसिस्टेंस इंक्रीज, और एरिया को बढ़ाने से रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल रेसिस्टिविटी। मटेरियल रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट इनहेरेंट रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टिव इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ, यानी कि हर एक मटेरियल की ना अपनी अलग अलग एक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है सभी मटेरियल की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें लेंथ को इंक्रीज कर, अगर हम लेंथ जो स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, इसको स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलते हैं या रेसिस्टिविटी है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें किसी कंडक्टर की, या एरिया को इंक्रीज कर दें, तो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। रेसिस्टेंस बदल जाता है लेकिन रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है कि अगर जनरली हम रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर, दिस इज ए मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड डिपेंड ऑन द मटेरियल। यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है ना, कंडक्टर का, तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इन बातों पर, इन चार बातों पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस कम हो जाता है, और एक और प्रॉपर्टी जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, वो किसी मटेरियल की चेंज नहीं होती अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए या एरिया को कम कर दिया जाए। और टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट डिस्क्राइब दैट एबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट द flow of electric current. It is denoted by the symbol rho, ठीक है ना, and measure in ohmmeter in the international system of unit, the formula for resistivity। तो जो रेसिस्टिविटी है वो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आर बराबर रो एल अपॉन में ए होता है। ये जो है ये रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, और यहाँ पर जो रो है वो क्या चीज है, रो जो है वो रेसिस्टिविटी है। ये कैसे बना है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है ना। उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर हमारा बनेगा आर बराबर एल अपॉन में ए, और यहाँ किसका साइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर हम क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं, वो कांस्टेंट क्या है, रो। तो रो जो है वो क्या कहलाता है, ये रो इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी मेजर इन द रेसिस्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो यानी कि रो जो हो गया वो एक कांस्टेंट हो गया, और इसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलते हैं या रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंडक्टर की लेंथ ये इसका ही रही है, तो उसकी रेसिस्टिविटी रो है, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है कि अब हम अपने घरों में रेसिस्टेंस जो है, कंडक्टर का खुद का तो रेसिस्टेंस होता ही होता है, ठीक है ना। कंडक्टर का खुद का रेसिस्टेंस होता है, लेकिन हमें कभी कभी किसी सर्किट के में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो उन रेसिस्टेंस को हम सर्किट में किस तरह से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, एक पैरेलल मेथड और एक सीरीज मेथड। तो ये एक है सीरीज कॉम्बिनेशन। रेसिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे बोलते हैं, कैसे ऐड करते हैं। तो रेसिस्टेंस बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का सिंबल इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये वाला वन पॉइंट का एंड एंड कहलाएगा, ये सेकंड एंड कहलाएगा, ये वन एंड ये सेकंड एंड। तो जब हम सीरीज में इसको जोड़ते हैं, तो फर्स्ट रेसिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, और जो सेकंड एंड है वो बैटरी के सेकंड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जुड़ता है। इसी प्रकार सेकंड रेसिस्टेंस का सेकंड एंड थर्ड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जुड़ता है। और जो फाइनल, इसी तरह हम काफी सारे रेसिस्टेंस को लगा सकते हैं, और इसमें जो फाइनल जो लास्ट का रेसिस्टेंस होगा उसका जो सेकंड एंड है वो बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से ऐड होता है। तो इस तरह से ये जो तीनों जुड़े हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस अगर हमें निकालना हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूले टोटल रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। अलग अलग
अगर हमें रेसिस्टेंस दे रखा है R1 + R2 + R3, तीनों को हमको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? R1 + R2 + R, तीनों को जोड़ देंगे तो इस सर्किट में जो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो इन तीनों को नॉर्मली आपको ऐड कर देना है, वो टोटल रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है ना? इन सीरीज में, अब इस सीरीज में एक चीज याद रखना कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम, बट वोल्टेज क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कि है, इसमें होता क्या है बेसिकली, इस यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों एंड पर अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो यहाँ का वोल्टेज अलग आएगी। इस एंड पॉइंट पर, इस एंड पॉइंट अगर वोल्ट मीटर लगाऊं तो यहाँ की वोल्टेज अलग आएगी। तो इन सीरीज में वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट होती है, बट करंट जो होता है वो सेम फ्लो होता है। जैसे कि हर रेसिस्टेंस के अंदर यहाँ से 5 एम्पीयर का करंट निकलता था वो, तो 5 एम्पीयर का करंट ऐसे फ्लो होगा। इस रेसिस्टेंस से वो जो पूरा का पूरा करंट फ्लो होगा वो 5 एम्पीयर का होगा। फिर वो सीधा के सीधा इसमें जाएगा 5 एम्पीयर, इसमें जाएगा 5 एम्पीयर, यानी टोटल उसको यही से एक ही रास्ता है जिससे गुजरना है। ठीक है ना? इसीलिए तीनों में क्या सेम रहने वाला है? आई, करंट सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ये कुछ ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा चार्ज को, यहाँ से यहाँ तक जाने में उससे ज्यादा कर सकता है, ये कम कर सकता है ना? तो ये होता है, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होता है इन सीरीज में। ठीक। तो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो सेम होता है, और वोल्टेज जो है वो अलग अलग होता है हर रेसिस्टेंस का। उसके बाद एंडिंग रेसिस्टेंस है ना। इन सीरीज सर्किट यू जस्ट ऐड अप ऑल द रेसिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। आपको नॉर्मली ऐड कर देना है तो वो ऐड हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस आएगा। टोटल रेसिस्टेंस इज हायर, टोटल रेसिस्टेंस इज हायर। अगर हमें हाँ, यहाँ पर जो होता है, टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज इज ग्रेटर देन एनी सिंगल रेसिस्टर, यानी कि जो इनको जोड़कर जो रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, वो इक्वली रेसिस्टेंस, रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा उससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है ना? वन स्टॉप एंड ऑल स्टॉप, इसका मतलब यह है कि अगर हम क्या करें, एक, इसमें क्या होता है, इफ वन कंपोनेंट इन ए सीरीज सर्किट स्टॉप वर्किंग, एवरीथिंग इज द करंट स्टॉप। अगर इसमें से कोई भी एक सर्किट काम करना बंद कर दे, ठीक है ना, अगर मान लो मैंने ये 3 बल्ब लगा रखे हैं, है ना, पहला बल्ब फ्यूज हो गया, तो अगर ये पहला फ्यूज हो गया तो ये बाकी भी जलेंगे नहीं, क्योंकि करंट का यहाँ से आना जाना फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है ना? करंट यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये पहला वाला खराब हो गया तो बाकी नहीं चलेंगे। उसी प्रकार सेकंड खराब हो गया तो ना फर्स्ट चलेगा, ना थर्ड चलेगा, ना सेकंड चलेगा। अब क्योंकि करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी ओपन उससे हमारा सर्किट, सर्किट जो हमारा वो ओपन हो जाएगा, इस वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है? सीरीज में ये दिक्कत है, अगर एक भी चीज खराब तो सारी चीज खराब, बाकी काम ही नहीं करेगी। और नोट फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, सर्किट are not good for device like bulb, heater, because they need different amount of current। और जो सीरीज सर्किट होता है, इसमें रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि इसमें जो गुड है ना, नॉट गुड फॉर द डिवाइस, ये बल्ब के लिए और हीटर्स के लिए ये सही नहीं होता, क्योंकि एक बल्ब अगर डाउन हो, मतलब खराब हो गया तो बाकी जलेंगे नहीं, तो सही नहीं है ना? और अलग अलग अमाउंट में इनको हीट चाहिए होती है। बल्ब और हीटर को हम एक साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ज्यादा करंट लेगा, उसको ज्यादा हीट चाहिए, बल्ब को कम चाहिए कंपैरिजन टू हीटर, है ना? इसीलिए। उसके बाद पैरेलल सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? तो देखो पैरेलल सीरीज में क्या होता है, ये तीन हमने रेजिस्टेंस लिए, इन तीनों के फर्स्ट एंड को देखो, इसका फर्स्ट एंड ये रहा, इसका फर्स्ट एंड ये रहा, इसका फर्स्ट एंड ये रहा। ये तीनों के तीनों आप देखो बैटरी के प्लस से जुड़ते हैं। ठीक है? और इनके जो सेकंड एंड है वो तीनों के तीनों टर्मिनल, सेकंड एंड, जो सेकंड एंड है वो बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से अटैच हो रहे हैं। इसलिए तीनों के तीनों जो है, इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको समझ में आया, जितने भी रेसिस्टेंस है उनका फर्स्ट एंड किससे जुड़ेगा? बैटरी के प्लस से। सेकंड एंड किससे जुड़ेगा? बैटरी के माइनस से। ठीक है ना? इस तरह से। और एक हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगाया। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज, अब इसमें ना सब में वोल्टेज सेम रहती है ना? इनमें वोल्टेज सेम रहती है, बट तीनों में करंट क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है? कैसे करंट अलग अलग होता है? देखो यहाँ से सपोज डेट 5 एम्पियर का करंट निकलता है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। और इन दोनों के एंड, मतलब यहाँ से यहाँ, इनके बीच का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो जो पोटेंशियल R1 का होगा वही पोटेंशियल R2 का होगा, वही पोटेंशियल R3 का होगा। लेकिन तीनों में करंट अलग अलग, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा उसको तीन रास्ते मिल जाएंगे ना, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता, तीनों रास्ते में से होके जाएंगे तो करंट वो डिवाइड हो जाएगा, 5 एम्पियर करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस पर, ठीक है, कितना किसमें जाएगा। अब इनको, अगर इनको जोड़कर इस पूरे सर्किट का अगर रेजिस्टेंस निकालना है, तो जब सीरीज पैरेलल में जब कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, उस समय हम क्या करते हैं, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है
टोटल रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो इन तीनों के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। देखो जरा, इनका टोटल रेसिस्टेंस मान लो ये है, इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, और ये इसका रेसिप्रोकल बाकी तीनों के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें करंट जो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट है वो डिवाइड होता है, तीनों ही रेसिस्टेंस में अलग अलग होगा, और वोल्टेज जो है वो रिमेन सेम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, वो नहीं बदलेगी। इसके बाद इसने क्या किया, एड इनवर्स की बात करें, इन ए पैरेलल सर्किट सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल्स रेसिस्टेंस टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस। इसने कहा कि जो टोटल रेसिस्टेंस आता है ना, वो बाकी तीनों के रेसिस्टेंस से कम ही आता है। उसमें क्या था, उसमें टोटल रेसिस्टेंस तीनों से ज्यादा आता है। इसमें क्या है, इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जब हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है तो हम उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं, और जब हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो हम उसको सीरीज में ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इनका टोटल रेजिस्टेंस आता है ये बाकी तीनों रेजिस्टेंस से कम आता है। ठीक है, उसके बाद लोअर टोटल रेजिस्टेंस, उसके बाद है हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस इज ए पैरेलल इज लेस देन दैट ऑफ एनी सिंगल रेजिस्टर। ठीक है, यानी कि जो पूरे का टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है सिंगल रेजिस्टर से। डिवाइ डाइवर्स कन्वर्ट डिफरेंट करंट फ्लो थ्रू द कंपोनेंट पैरेलल। तो मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग करंट फ्लो होता है पैरेलल में। ठीक है, कंटिन्यू ऑपरेशन इफ वन कंपोनेंट फेल। अब इसमें कहा कि अगर इसमें एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो बाकी दोनों जो कंपोनेंट है ना, या लोड्स है, वो काम करना बंद नहीं करते। अगर मान लो सपोज दैट ये खराब हो जाए तो ठीक है, करंट इधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा, दो रास्ते हैं तो ये तो ऑन रहेगा। यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे से फिर ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है ना, बट अगर ये खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज इधर से चले जाएगा, इधर से जाएगा, रास्ते तो है ना, तो इसीलिए इसलिए इसमें क्या होता है, अगर एक भी खराब हो जाए तो बाकी दोनों चालू रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, तो बेसिकली होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो बार बार जब वो एनर्जी लेके चलते हैं, बैटरी से एनर्जी को लेके चलते हैं और मूव करते हैं और बार बार प्लस से टकराते रहते हैं, तो उनकी कुछ एनर्जी प्लस को मिल जाती है, और इस प्लस के कारण उनको एनर्जी मिलने के कारण जो वायर वगैरह है वो गर्म हो जाता है, और उसके कारण वो जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या बनती है, हीट एनर्जी भी थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। तो इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लिखा हुआ है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द सोर्स मस्ट कंटिन्यूस provide energy to maintain current flow. Some energy sustains the current while the rest dissipates as heat now as the heating effect of the current। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में है ना, जो सोर्स होता है लगातार उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मूव कर रही होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो एनर्जी मूव होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और सम एनर्जी सस्टेन द करंट, तो कुछ एनर्जी जो करंट के थ्रू क्या हो जाती है, सस्टेन खर्च हो जाती है, तो वाइल द रेसिस्टेंस डिप्लेट, और इसके कारण वो ही एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चलो एनर्जी लेके जा रहे हैं, टकराएंगे तो कुछ एनर्जी को वो वही लॉस कर देते हैं, तो वो एनर्जी ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, वो हीट एनर्जी होती है। और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी, हीट एनर्जी, हीट बनेगी। है ना, इसीलिए रेसिस्ट जो हमारे पास हीटर वगैरह होते हैं ना, उनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इतनी ज्यादा बिजली भी खाते हैं, और बार बार वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, टकराते रहते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इससे जो ज्यादा हीट डेवलप होती है। और हीट भी हमारे लिए मतलब फिर इससे काफी सारे डिवाइस बने हुए हैं ना, देखा होगा वह हीटर आजकल, ओवन भी आने लगे हैं हीट वाले, और ये हीटर है ही। उसके बाद जूल ऑफ हीटिंग, तो ये जो इसको हमें अगर मेजरमेंट करना है कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होती है जब चार्ज फ्लो होता है, तो किस पर डिपेंड करता है। दिस लॉ इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है द हीट जनरेट इन द रेसिस्टर, रेसिस्टर के कारण कितना हीट जनरेट होगी। तो जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग द रेसिस्टेंस आर। यानी एक तो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसपे होती है, स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि करंट जैसे बढ़ते बढ़ेगा, यानी करंट को जैसे दुगना करेंगे तो हीट चार गुना हो जाएगी, क्योंकि उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे जैसे करंट कंडक्टर में करंट को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हीट भी उसके स्क्वायर के कंपोनेंट के रूप में बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस आर इन द सर्किट। और दूसरा क्या है, अगर हम कंडक्टर के रेसिस्टेंस को बढ़ा दें तो भी उसकी हीट, उसके अंदर जनरेट होने वाली जो हीट है
वो इंक्रीज हो जाएगी। द डायरेक्टली तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम पे डिपेंड करता है, जितने देर तक हमारा कंडक्टर चालू रहेगा उतनी ज्यादा वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ये है। अब तीनों को मिलाकर हमने एक फॉर्मूला बनाया है, एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू में टी, ठीक है। ये हीट का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं मेरे घर में। तो आपने देखा होगा, एक तो लाइट बल्ब होता है ना। बल्ब क्या करता है, लाइट एनर्जी भी रिलीज करता है और साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज करता है, गर्म भी हो, बल्ब गर्म भी हो जाता है, आपने देखा होगा। द बल्ब फीचर्स इज टंगस्टन फिलामेंट इज हाई रेसिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक वायर होता है ना, जिसको हम टंगस्टन का तार बोलते हैं, फिलामेंट होता है। और इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, करीबन ऐसे होता है 1700 के आसपास, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज हीट द फिलामेंट मेकिंग ए व्हाइट हॉट एंड एमिट इज ए लाइट। यानी कि जब ये इसको इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जब इसमें से चार्ज फ्लो होता है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी बनाता है, और वो हीट एनर्जी व्हाइट हीट के रूप में ग्लो करती है, उससे लाइट एनर्जी एमिट होती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल फ्यूज होते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या चीज है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है इन हाउस होल्ड सर्किट, इन ए कंटेन ए lead and the tin alloy with the specific melting point. If the current uh, surpasses the safe limit, the fuse wire heat and melt in interrupt the circuit, safeguarding other element from potential hazards, ठीक है ना। जैसे कि ये एक हमको दे रखा है इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। अगर हमारे घर में हमने जहाँ पर मेन सोर्स होता है हमारा, वहां पर हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि ये लगाने से क्या होता है, जैसे करंट एकदम फास्ट आता है, कभी कभी होता है घर में पहले के टाइम में बहुत ज्यादा करंट आ जाता तो अंदर के जो घर में बाकी डिवाइस है वो खराब हो जाते थे, अगर हम फ्यूज को नहीं लगाते थे। तो फ्यूज लगाने से होता है कि जैसे करंट आता है तो उसके अंदर का जो वायर है वो टूट जाता है, ब्रेक होने से करंट की आगे की सप्लाई जो है वो रुक जाती है, और उसके रुकने के कारण फिर आगे के हमारे डिवाइस सेव हो जाते हैं। आजकल जो है वो एमसी आ चुकी है, वो एमसी ऑटोमेटिक होता है। वो एमसी अगर बाहर से ज्यादा करंट आए तो एमसी ऑटोमेटिक गिर जाती है। तो पहले ये डिवाइस यूज करते थे, बट अभी नहीं होता, अब एमसी का यूज करते हैं, ठीक है ना। पहले इसमें क्या होता था, एक फ्यूज हो जाते थे, तो फिर इन फ्यूज को क्या करते थे, फिर से बनाते थे, मतलब वायरिंग, जैसे वायरिंग करके ये जो वायरिंग लगी इसके अंदर वायरिंग लगा के फिर इसको फिट किया करते थे। तो इसमें जो है वो टाइम वगैरह जाता था, तो इसलिए अब एमसी बन चुकी है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज नहीं करते। अब भी छोटे, अब लेकिन हाँ कुछ ऐसे डिवाइस है जिनमें यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे इन्वर्टर में आपने देखा होगा पीछे तरफ भी ऐसा फ्यूज होता है, तो ये सब अब कहीं कहीं यूज किया जाता है अभी। उसके बाद हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या चीज है, तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, है ना। इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंज्यूम्ड इन ट्रांसफर इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। यानी कि जितनी, अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम एंड ट्रांसफर, यानी कि एक सर्किट पर यूनिट टाइम में जितने चार्ज को कंज्यूम करता है या ट्रांसफर करता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल पावर इज स्केलर क्वांटिटी, मीन इट इज ओनली हैज मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की हम बात करें तो इसका वाट होता है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज द वाट। तो इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। रिलेशन बिटवीन पी करंट एंड रेसिस्टेंस बाय द ओम्स लॉ। तो इसका जो बेसिकली फॉर्मूला है वो ये है, मेन फॉर्मूला पी इक्वल में कितना है, वी इंटू आई। इस तरह से हम किसी सर्किट की पावर को कैलकुलेट करते हैं। यहीं से एक ये भी है, यहाँ से हम जानते हैं कि आई वी बराबर आई आर होता है, और आई बराबर वी अपॉन में आर होता है। अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो पी बराबर, अगर आप वी की जगह आई आर रख देंगे तो आई आई आर, आई स्क्वायर इंटू में आर हो जाएगा। और अगर हम आई की जगह वी अपॉन आर रखेंगे तो देखो वी इक्वल में वी अपॉन आर हो जाएगा, वी 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 स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास पी बराबर वी आई, और एक पी बराबर आई स्क्वायर आर, और अपॉन में दूसरा वाला जो है हमारा पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये तीन फॉर्मूले हैं। तो जो जो चीज हमको गिवन होगी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग उसको हम यूज कर लेंगे उस फॉर्मूले को, ठीक है ना। अगर आपको आई और आर गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आपको वी और आर गिवन है तो पावर निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी और आई गिवन है तो आप ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ
कन्वर्जन है ना, यूनिट्स। जैसे 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट को वाट कितने वाट के बराबर होता है? 1,000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1,000 वाट के बराबर होता है। मेगावाट, 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट के इक्वल होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार 1 गीगावाट होता है। गीगावाट कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -9। 1 गीगावाट इक्वल टू 10 की पावर 9 वाट के इक्वल होता है। इसी प्रकार एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी जो यूनिट है वो हाउस हॉर्स पावर है। हॉर्स पावर जो है वो 1 HP बराबर अप्रोक्सीमेटली इक्वली 746 वाट, यानी एक हॉर्स हॉर्स पावर को हम कितना बोलते हैं? 746 वाट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कमर्शियल यूनिट जो हमारे घरों में यूनिट वगैरह बनती है वो किस बनती है? किलोवाट में। जैसे हमारा मीटर होता है वो 1 किलोवाट का होता है, 1.5 किलोवाट का होता है ना, इस तरह से। तो 1 किलोवाट पर आवर कितना होता है? 1,000 वाट आवर होता है। ठीक। और उसमें 1 वाट आवर इज इक्वल टू, अगर 1 वाट आवर को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितना होता है? 3,600 जूल। ठीक है ना, इतनी एनर्जी होती है। और उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होती है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, दिस सिंप्लीफाई 1,000 वाट। 1,000 वाट कितना होता है? वो होता है 1,000 WH, है ना। वाट आवर कितना होता है? इसमें हम 1,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल कितना बन जाएगा? 3.6 टाइम्स इंटू में 10 की पावर 6 जूल। यानी इसमें किलो 1 वाट आवर को, ठीक है ना, और ये है हमारा, इसको कन्वर्ट करेंगे जूल में तो हमारा लगभग कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, हाँ, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन इज कैलकुलेट बाय द मल्टीपल इज पावर। यानी कि जो हमारे घरों में जो निकालते रीडिंग निकालने आते हैं तो वो जो रीडिंग का नंबर होता है वो पावर से निकाला जाता है कि कितनी पावर हमारे घर में आ रही है, कितनी एनर्जी आ रही है। ठीक है ना। और पावर क्या? वोल्टेज, कितना वोल्टेज हमारे घर में लगा हुआ है। और इंटू में क्या होता है? आई, कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। इससे तो उससे ही हम कैलकुलेट क्या करते हैं? एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, रीडिंग निकालते हैं अपने घर के मीटर में जो रीडिंग आती है वो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है ना। तो एनर्जी बराबर क्या होता है? पावर इंटू में टाइम। ये तो हमने देखा, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू में टाइम होता है। कितनी पावर कितनी देर तक हमने यूज की है। और एनर्जी को अगर हमें निकालना है तो 1.5, मान लो कि 1.5 किलोवाट, ठीक है ना, एनर्जी यूज की है 3 घंटे में। तो 1.5 पावर इंटू में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 किलोवाट पर आवर। और इसी तरह से हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं और एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। हमें पावर चाहिए, टाइम चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और सो द एप्लीकेशन कंज्यूम 4.5 किलोवाट एनर्जी ऑफ ड्यूरिंग द दैट पीरियड। तो इस तरह इस टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी खर्च होगी? 4.5। ठीक है। बस उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैलोमीटर इन सर्किट। सर्किट में गैलोमीटर का क्या काम है? तो बेसिकली क्या करता है? मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है ना। द गैलोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है इन ए सर्किट एंड इंडिकेट द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। और ये बताता है कि करंट कितना किधर किधर फ्लो होगा। ठीक है ना। ये हमको बताता है कि डायरेक्शन क्या है और कितना करंट में फ्लो होगा। स्टेट ऑफ ओम्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि जितना भी मैंने आपको समझाया है बस आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। और आप अच्छे से एग्जाम करें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।